राजद्रोह और देशद्रोह। राज मतलब सत्ता के प्रति द्रोह या राष्ट्र देश के प्रति द्रोह, इसको लेकर एक कानून है 19वीं शताब्दी का अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, जिसे राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ कहते हैं, और जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। और इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे या इस कानून के तहत 124A सेडिशन लॉ राजद्रोह के तहत आगे कोई भी FIR करने से सरकारों को मना कर दिया है। कहा है कि नहीं, इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया जा चुका है और अब इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए तब तक इस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार इसको री-एग्जामिन करके और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता देती कि वो इस कानून को लेकर आगे क्या ठोस रवैया अपनाने जा रही है। तो सवाल है कि आखिर ये कानून है क्या, और पिछले 7-8 सालों में यह कानून इतनी चर्चा में क्यों रहा और इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने इस कानून को इसलिए बनाया था ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके। राजद्रोह इसका नाम है, हिंदी में सेडिशन लॉ अंग्रेजी में कहते हैं। 1870-73 के आसपास ये बना था, और उस वक्त अंग्रेजों का सरकार था, अंग्रेजों का शासन था, और जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा करके उसको फांसी देना, काला पानी देना, इस तरह की चीज़ें आम थी। लेकिन इस तरह के कानून का स्वतंत्र भारत में अब तक 75 साल होने तक इस्तेमाल होता रहा, तो इसकी क्या वजह है और क्या ये सही था। और इसमें यह कहना कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने ही सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल किया, यह भी गलत होगा, क्योंकि इसका एक बहुत ज़्यादा दुरुपयोग जो बढ़ा वो इंदिरा गांधी सरकार के वक्त से बढ़ना शुरू हुआ। एक केस है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार, जिसमें महज एक स्पीच देने के कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, और यह भी पता चलेगा कि सिर्फ भाषण देना, सिर्फ कुछ बोल देना, कुछ लिख देना, सत्ता के विरोध में, सत्ता के खिलाफ राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह नहीं होता है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। केदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने, केदार सिंह जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और उन्होंने अपने भाषण में मौजूदा सत्ता के खिलाफ बातें कही थी, और ये कहा था कि हमारी पार्टी को आप जिताएं, और इसके मतलब अपने भाषण में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो तत्कालीन सरकार को अच्छी नहीं लगी थी, और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हुआ, राजद्रोह का मुकदमा हुआ, मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये बड़ा अहम है, ये मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट रीजन दैट द पेनलाइजेशन ऑफ सेडिशन इज अ constitutionally valid restriction on the right to freedom of expression only when the words are intended to disturb public peace by violence। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जब तक ऐसी बातें न कही गई हों जिसकी वजह से शांति व्यवस्था बिगड़ती हो, और जिन शब्दों की वजह से समाज में हिंसा होती हो, तब तक सेडिशन का चार्ज या सेडिशन के तहत कोई कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा। उसके बाद मतलब केदार सिंह बनाम बिहार स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केदार सिंह ने जो भी भाषण दिया, आप उसे भड़काऊ कह सकते हैं, आप उसे सत्ता के विरोध में कह सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोह राजद्रोह कतई नहीं था। इसके बाद पंजाब में एक बहुत बड़े नेता हुए, उनके खिलाफ यह मामला हुआ, वो भी मामला जाकर कोर्ट में धाराशायी हो गया।
यूपीए 2 के दौरान की अगर हम बात करें, जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपको याद होगा कि असीम त्रिवेदी नाम के एक कार्टूनिस्ट के ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया, सेडिशन चार्ज लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ कार्टून बनाए थे। हालांकि उन पर लगाए गए आरोप भी आगे चलकर निराधार साबित हुए। उसके बाद 2014 के बाद लगातार आपने देखा होगा कि इस कानून का दुरुपयोग होता आ रहा है, जिसमें एक सबसे प्रमुख नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया और उनके साथी, उनके खिलाफ भी नारेबाजी को लेकर के, जो जेएनयू में नारेबाजी हुई थी आज़ादी आज़ादी वाली, और भी कुछ नारेबाजी जो हुई थी वो आपत्तिजनक था। टुकड़े होने की बात हो या अफजल गुरु को लेकर के जो नारेबाजी हुई थी वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार ने जो आज़ादी वाले नारे लगाए थे वो कहीं से भी कानून के हिसाब से या सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले उदाहरण हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं ऐसे मामलों में, उसको देखते हुए कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो राष्ट्रद्रोह या राष्ट्रद्रोह माना जाए। बावजूद इसके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई इन मुकदमों के जरिए, राष्ट्रद्रोह के मुकदमों के जरिए। और अभी हाल में महाराष्ट्र में भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ वहाँ की शिवसेना सरकार ने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर के सेडिशन लॉ के तहत उन पर केस किया। ये भी गलत था कि इसकी वजह से शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई थी या हिंसा नहीं भड़की थी, तो सेडिशन लॉ क्यों इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब यह है कि एक लंबी फहरिस्त है इस तरह के आरोपों की, सेडिशन लॉ की, सेडिशन चार्जेस की, जो राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक नियत से, राजनीतिक लाभ पाने की नियत से लगाए जाते हैं। और अंततः एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, जो आदेश दिया है, उसमें उसने कहा है कि भाई, इसको लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे आस्क्ड द सेंटर एंड द स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी FIR अंडर द कंटिन्यूअस सेडिशन लॉ till the central government re-examines and reconsiders the provisions of section 124A of the Indian Penal Code। तो ये जो राष्ट्रद्रोह राष्ट्रद्रोह वाला जो मामला था, इस पर आज के बाद से कोई आरोप चार्जेस नहीं लगेंगे और एक ये स्वागत योग्य कदम है। यह आदेश काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस बात पे बहस जारी थी कि अंग्रेजों का बनाया गया एक ऐसा घटिया कानून जो उसने अपने गैर कानूनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बनाया था, औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने के लिए बनाया था, उसकी ज़रूरत स्वतंत्र भारत में आखिर क्यों है। तो राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह महज नारेबाजी सुनकर आप हर किसी को राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो इसमें राज, सत्ता और राष्ट्र दोनों को अलग अलग करके देखने की भी ज़रूरत है। सत्ता राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र सत्ता नहीं है। तो महज कोई नारेबाजी कर दिया, किसी ने कुछ बयान दे दिया, किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो देशद्रोह नहीं है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद हम सब देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह के इस फर्क को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम और भी आगे बात करेंगे। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।